साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी नो सिंपैथी प्लीज लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। हम सब तैयार होकर हॉल में आ गए थे और जीजा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्मा जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जा चुका था। बच्चों की बुआ जी से भी गले मिल चुकी थी। नौकरों को इनाम इकरार भी दे दिया था, क्योंकि गमी हो या खुशी हो, काम तो बेचारे करते ही हैं। बच्चे इतने बेसब्र हो रहे थे कि उन्होंने बैग्स अभी से कंधे पर टांग लिए थे। बेसब्र तो मैं भी हो रही थी, झूठ क्यों बोलूं। घर छोड़े पखवाड़े से ऊपर हो गया था। दीदी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो दौड़ी दौड़ी आई थी तो लौटकर गई ही नहीं। तीसरे के बाद घर एक तरह से खाली हो गया था, पर अम्मा जी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। बेटा, बच्चे तुम्हें अपनी माँ की छवि देखते हैं। हो सके तो 13वीं तक रुक जा, बाद में तो फिर बच्चों को अकेले ही रहना है। उनकी बात को काटना ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर ये मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। तिरही पर लौट कर आए थे। इस बीच दीदी के दोनों बच्चे, 10 साल का अंशुमन और 14 साल की आभा, सचमुच मेरे होकर रह गए थे। एक पल को भी मुझे छोड़ नहीं पा रहे थे। मेरे दोनों बच्चे यद्यपि बहुत छोटे थे, पर उनसे भी इन लोगों की इतनी अच्छी पटरी बैठ गई थी। तनिष्क तो दिन भर आभा की गोद में ही लदा रहता और तन्मय अंशुमन की पूछ बना घूमता रहता। ऐसे में बच्चों को छोड़कर जाना बड़ा कष्टप्रद लग रहा था। फिर इन्होंने ही सुझाव दिया कि बच्चों को साथ लिए चलते हैं। वैसे भी इस मातमी माहौल से उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जगह बदल जाएगी तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। पढ़ाई का तो थोड़ा नुकसान होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी इस मनस्थिति में वह कितना पढ़ पाएंगे। फिर सर्वसम्मति से यही तय हुआ। परसों तेरी संपन्न हुई। मेहमान एक एक कर विदा होने लगे। मैंने बच्चों की बुआ जी को कुछ दिन रुकने के लिए मना लिया, ताकि अम्मा जी अकेली ना पड़ जाए। अब हम सब जाने के लिए तैयार थे। जीजाजी के ड्राइवर ने हमारी गाड़ी भी धो पोंछ कर चमका दी थी और बच्चे उसमें बैठने के लिए उतावले हो रहे थे। बस जीजाजी की प्रतीक्षा थी। हम लोग ऊपर जाकर मिल आते हैं, मैंने कहा। नहीं, इन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। ही सीम टू बी क्वाइट ऑफ अलूफ टुडे। शायद बच्चों की वजह से सेंटिमेंटल हो रहे हैं, सो लीव हिम अलोन। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। आप लोग सामान वगैरह रखवाइए, मैं अभी आई। मैं दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो आ गई, पर दरवाजे पर ही ठिठक खड़ी हो गई। दीदी का कमरा था वह। एकदम भीतर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। धीरे से पर्दा खिसका कर देखा, कमरा खाली था। थोड़ा आगे बढ़ी तो पता चला जीजाजी कमरे से लगी बालकनी में कुर्सी पर लेटे हुए थे। जीजाजी, हम लोग निकल रहे हैं, मैंने प्रणाम करते हुए कहा। अच्छा, हैप्पी जर्नी। अच्छे से जाना, पहुंचकर फ़ोन कर देना। बच्चों को साथ ले जा रही हूँ। पता है, मुझे मालूम है बच्चों के बिना घर एकदम सूना हो जाएगा, पर इस समय उनके लिए वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। यस आई नो, दे नीड अ चेंज बैडली। वैसे तो इस समय आपके लिए भी वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस समय अम्मा को अकेले छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एकदम टूट गई है। नेचुरली, वह शौक ही इतना ज़बरदस्त था, खासकर उनकी उम्र के लिए। बार बार कह रही थी, जाना तो मुझे चाहिए था, वो चली गई। इसमें अपनी चॉइस कहाँ चलती है। जो ऊपर वाला तय करता है वही होता है। और देखिए ना, एक व्यक्ति के जाने से ही सब कुछ कैसे उलट पलट हो जाता है। ऐसे अध बीच में जब हम सफ़र छोड़कर चला जाता है तो एक शून्य भर जाता है, बाहर भी भीतर भी। इस स्थिति से उबरना बहुत कठिन है, पर ज़रूरी भी है, खासकर बच्चों के लिहाज से। आपको इस अवसाद से बाहर आना ही होगा। अब आपको उनकी माँ की भूमिका निभानी है। वे एकटक मेरी ओर देखते रहे। जैसे ही मैंने सांस लेने के लिए रुकी तो तिलमिलाते हुए स्वर में बोले, अगर अपना दर्शन बगाड़ चुकी हो तो जाओ, जज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो अचकचा गई। उन्होंने मुझसे इस स्वर में कभी बात नहीं की थी, और उनकी वह दृष्टि, जो शब्दों में नहीं कह पा रही थी, आंखों से कह गए थे। क्या हुआ जीजाजी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी। सॉरी कहने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? सॉरी तो तुमने उस दिन भी कहा था।
किस दिन की बात कर रहे हैं? मेरी परम इंटेलिजेंट साली साहिबा, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हो? मेरी शादी के ठीक 5 दिन पहले तुम अपनी दीदी का वह महान संदेश लेकर आई थी, और संदेश देने से पहले भी तुमने सॉरी बोला था। वह बहुत पुरानी बात हो गई जीजा जी। पुरानी होने से कोई बात थोड़ी झूठी हो जाती है। घर में शादी की तैयारी चल रही है, मेहमान आना शुरू हो गए थे, छोटी मोटी रस्में भी हो रही थी। ऐसे में भाभी दुल्हन का संदेश आता है। प्लीज शादी से मना कर दीजिए, मेरा मन कहीं और है। कितनी रोमांटिक सिचुएशन है ना। आपको अब तक याद है? ये क्या भूलने वाली बात है? और तुम्हारी दीदी ने भूलने की मोहलत कब दी? अपने माँ बाप के सामने मुंह खोलने की तो हिम्मत नहीं थी, तो मुझसे कहा दिया शादी के लिए मना कर दीजिए। मेरे माँ बाप क्या किराए के हैं? उनके प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं है? मना करने का क्या कारण बताता? उस पर कौन विश्वास करता? दुनिया वाले तो यही समझते कोई बड़ी सी मांग करी होगी। लड़की वाले बेचारे पूरी नहीं कर पाए। बदनामी होती तो हमारी होती। जीजाजी आवेश में बोले जा रहे थे। मैं चुपचाप सुन रही थी। और चारा भी क्या था। बाय द वे, उस दिन चाहकर भी पूछ नहीं पाया था। आज पूछना चाहता हूँ। अगर मैं मना कर देता तो क्या तुम्हारी दीदी उस शख्स के साथ चली जाती? उतने गट्स कहाँ थे? दोनों में ही हिम्मत नहीं थी। फिर दीदी का विचार था शादी टूट जाएगी तो थोड़ी बदनामी होगी, 1-2 साल कहीं रिश्ता नहीं हो पाएगा, तब तक कोई ना कोई हल निकाल लेगा। वाह, क्या प्लानिंग है। दाद देनी पड़ेगी। तो अच्छा ही हुआ मैंने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। कोई मतलब ही नहीं था। दयावश मैं शादी से इनकार करने के मूड में भी आ गया था, पर मेरे अवचेतन में बैठा पौरुष्य दमफन फैलाकर खड़ा हो गया। मुझ जैसे कुलीन संपन्न सुदर्शन युवक को कोई कन्या अस्वीकार कर दे, यह बात मुझसे सहन नहीं हुई। मुझे लगा यह मेरा घोर अपमान है। तब क्या पता था इससे बड़ा अपमान भविष्य में प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब तुम्हारी दीदी ने पहली रात को ही ऐलान कर दिया था आपका सिर्फ मेरे तन पर अधिकार है, मन से मैं आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। मरे व्यक्ति के विषय में झूठ नहीं बोलूंगा। इतना नीच नहीं हूं। पूछना चाह रही थी फिर कैसे क्या हुआ, पर ऐसे अंतरंग प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। जीजाजी ने ही मेरी समस्या हल कर दी। बोले, मैंने सोचा तन तो तन है, कुछ तो अपना है, मन को लेकर करना ही क्या है। फिर मन से योजन दूर रहकर हम देह धर्म निभाते रहे। मतलब वो धर्म निभाती रही, मैं अधिकार जताता रहा। 15 साल आराम से निकल गए। बनी रहती तो 15 साल भी गुजर जाते। और वे कसैली सी हंसी हंस दिए। कुछ देर को मैं सन्न रह गई। आई एम सॉरी जीजा जी। सॉरी किस लिए भाई? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, दुख किस लिए? क्यों? हाँ, अगर मेरे बच्चों के लिए दुखी हो रही हो तो वह जायज़ है। बेचारों ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया है। अम्मा के लिए दुख कर सकती हो, उनकी लाडली बहू उनका बुढ़ापा खराब कर गई है। लेकिन मेरे लिए दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ भी खोया नहीं है। जो कभी पाया ही नहीं था उसके खोने का दुख क्या होगा। सो नो सिंपैथी प्लीज। उनके स्वर में एक आदेशात्मक संदेश था। इस चर्चा को विराम देने का। वैसे भी अब कहने सुनने के लिए कुछ शेष था ही नहीं। मैं चुपचाप सीढ़ियां उतरने लगी। जीजाजी का वह कठोर स्वर कानों में गूंजता रहा। नो सिंपैथी प्लीज। और एक हमारी दीदी थी जो जिंदगी भर सहानुभूति बटोरती रही। जब भी मायके आती यह जताना कभी नहीं भूलती कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। माँ पापा को उन्होंने कभी अपराध बोध से मुक्त नहीं होने दिया। हमेशा कहती रहती, इनके खानदान की मर्यादा के लिए मैं शहीद हो गई। तुम नहीं, शहीद तो यह भला आदमी हुआ है दीदी। तुम्हारे असफल प्रेम की वेद पर उसकी बलि चढ़ गई है। जिंदगी भर यह व्यक्ति अपने अनकिए अपराधों की सजा भुगतता रहा है, अपेक्षा झेलता रहा है। पर मजाल है किसी को हवा भी लगने दी हो। ना वाणी से ना व्यवहार से किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि उनके दाम्पत्य में कितनी बड़ी दरार है। आज भी अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी भरी फिलॉसफी ना झाड़ती तो वे अपना मन की गांठ कभी नहीं खोलते। मैं आपकी अपराधिनी हूँ जीजाजी, क्षमा कीजिए। आपकी वह गर्जना अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। नो सिंपैथी प्लीज़। मेरी औकात है जो मैं आपको सिंपैथी दूँ। हाँ, मुझे अपनी दीदी से ज़रूर सहानुभूति है, जो जिंदगी पर पता नहीं किस मृग जल के पीछे हलकान होती रही और घर में रखा अमृत घट
अनछुआ ही रह गया। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी नो सिंपैथी प्लीज़। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।